प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम राज्य नीति के निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं। अ, उनकी बात आज हम करने जा रहे हैं। अ, मूल अधिकारों के बाद भारत के संविधान के भाग 4 में अ, जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः ये बात संविधान निर्माताओं ने मानी पूरे विमर्श में संविधान सभा के अंतर्गत कि केवल नागरिकों के मूल अधिकार दिए जाने से ही संविधान या शासन की पूर्णता नहीं होती या अपने उद्देश्यों को राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। मूल अधिकारों को संभव बनाने के लिए उन परिस्थितियों का निर्माण करना जरूरी है जिसमें मूल अधिकार संभव हो सके, और इसके लिए राज्य को कुछ कल्याणकारी कार्य करना आवश्यक है। इसलिए वर्तमान में चूँकि सभी राज्य विश्व में कल्याणकारी स्वरूप को अपनाते हैं, लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनाते हैं, इसलिए भारत में भी संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य का जो स्वरूप है वह लोक कल्याणकारी होना चाहिए, और राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो इसके लिए उसे कुछ नीतियों का पालन और संचालन करना आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य उस राज्य से होता है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके संपूर्ण कामों का दायित्व अपने ऊपर लेता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहे उसकी शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या उसके विकास के लिए अन्य आवश्यक परिस्थितियां हो, उनका निर्माण करने का कार्य राज्य करता है। तो राज्य किस तरीके से इन कल्याणकारी कार्यों को या कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करे, उसके लिए कुछ निर्देशक सिद्धांतों का निर्माण भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। इन्हें हम नीति निर्देशक तत्व या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ मौलिक अंतर है। पहला सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि मूल अधिकार जो है वह राज्य के लिए अनिवार्य है, और अगर राज्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाता है तो व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह राज्य के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर सके। अर्थात जो मौलिक अधिकार जो भाग 3 में हमने इससे पहले पढ़े हैं वे वाद योग्य होते हैं, अर्थात न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। न्यायालय में उसके लिए वाद दायर किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वह राज्य के लिए अनिवार्य नहीं होते मूल अधिकारों की तरह। यह राज्य के लिए ऐच्छिक है, यानी यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन तत्वों के अनुरूप कार्य करे या न करे। इसीलिए अगर कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो भी उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, वह न्यायालय के द्वारा अप्रवर्तनीय होते हैं, यानी न्यायालय में उनके खिलाफ वाद नहीं दायर हो सकता है। दूसरा अंतर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में यह है कि मौलिक अधिकार की जो नेचर है या प्रकृति है वह नकारात्मक होती है, क्योंकि वह राज्य के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए राज्य के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए उनकी प्रकृति नकारात्मक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक है, क्योंकि वह राज्य को कुछ करने से रोकते नहीं हैं बल्कि राज्य को कुछ कार्य करने के लिए निर्देशित करते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करता है जिसमें नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं राज्य के विरुद्ध, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व जो है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वह सामाजिक समानता की स्थापना के लिए और आर्थिक समानता की स्थापना के लिए विभिन्न कार्यवाही करने के लिए राज्य को निर्देशित करते हैं। मूल अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति निहित होती है। जैसा मैंने कहा कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है, न्यायालय के अंदर वाद दायर किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशकों के पीछे
कोई कानूनी शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके पीछे एक नैतिक बल होता है। राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उनके जरिए वह अपनी जनता के कल्याण के कार्य पूर्ण कर पाता है, और जनता के कल्याण के कार्य पूर्ण करने पर ही राज्य को व्यक्तियों की सहायता या व्यक्तियों का नैतिक बल प्राप्त होता है। मौलिक अधिकार जो हैं वह साधन है, लेकिन वह प्राप्त करने का जी जो हम प्राप्त जिस साध्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम आर्थिक समानता को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सामाजिक समानता या सामाजिक न्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक न्याय को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो साध्य है वो नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। लेकिन उस साध्य तक कैसे पहुंचा जाए, ये इसके साधन मौलिक अधिकार में बताए गए हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान को संवारते हैं, वर्तमान में आवश्यक होते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तक तो एक अच्छे भविष्य की ओर इंगित करते हैं, भविष्यलक्षी होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया राज्य के लिए, या उनको कानूनी बल प्रदान क्यों नहीं किया गया। क्या कारण है कि नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया जबकि मूल अधिकारों को अनिवार्य बनाया गया। तो इस प्रश्न का जवाब दो बातों में निहित है। क्यों संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के लिए अनिवार्य नहीं बनाया, उसका पहला कारण तो ये है कि उस समय देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, जिसमें से अब भी बहुत अभाव है क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है, और इतने पर्याप्त वित्तीय संसाधन देश के पास नहीं है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित सभी बातों को अक्षरशः से पूर्ण कर सके। फिर देश के सामने कई सारी प्राथमिक चुनौतियां थी आज़ादी के समय, जब देश का संविधान बन रहा था उस समय, और उन प्राथमिक चुनौतियों में यह संभव नहीं था राज्य के लिए, स्टेट के लिए या सरकार के लिए कि वह व्यक्ति की के कल्याण के लिए सारी कल्याणकारी योजनाओं को एक साथ लागू कर सके। इन कारणों से नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के लिए अनिवार्य नहीं बना करके ऐच्छिक बनाया गया, और इसीलिए उनको कानूनी रूप से वाद योग्य नहीं बनाया गया। नीति निर्देशक तत्वों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन तरह के सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं। एक उदारवादी सिद्धांत है जिसमें व्यक्ति की आज़ादी या व्यक्ति को स्वतंत्रता देने की बात की गई है। दूसरे समाजवादी सिद्धांत है जिसमें समता, आर्थिक सामाजिक समानता की स्थापना करने के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। और तीसरे गांधीवादी मूल्यों या गांधीवादी सिद्धांत है, कुछ नैतिक लक्ष्य हैं जिनका समावेश नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अब हम देखते हैं यह नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं। आर्टिकल 36 से ये आरंभ होते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, तो इसमें राज्य की परिभाषा क्या होगी यह आर्टिकल 36 में बताया गया है, और ये परिभाषा लगभग वही है जो अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ी है। अनुच्छेद 37 जो है वो ये कहता है कि यद्यपि ये तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन कानून निर्माण करते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी ये स्टेट की, हालांकि कोई राज्य अगर नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय, नियम बनाते समय, नीतियाँ बनाते समय इन निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे। आर्टिकल 38 में ये कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। यानी जो हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था, जो प्रस्तावना में वर्णित किया उन्होंने कि हम भारत में सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, तो आर्टिकल 38 में राज्य का ये दायित्व बनाया गया कि वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के कार्य करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें कल्याण का लोक कल्याण संभव हो। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें आर्टिकल 38 का एक नया खंड जोड़ा गया आर्टिकल 38 में, जिसमें ये कहा गया कि राज्य व्यक्तियों के मध्य आय,
प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। यानी जो आ, आ, आय की असमानता है, इनकम की असमानता है, किसी को बहुत ज़्यादा इनकम होती है, किसी की बहुत कम इनकम है, या जो प्रतिष्ठा की असमानता है, जिसे हम स्टेटस कहते हैं, उसकी जो असमानता है या अवसरों की जो असमानता है, उसको कम करने का प्रयास राज्य करेगा। अ, जब राज्य ऐसा करेगा तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 16 में जो हमने लोक नियोजन में समानता की बात पढ़ी थी, समता के अधिकार की जो बात पढ़ी थी, वो समता का अधिकार तब संभव होगा जब आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि राज्य का दायित्व ये होगा कि वह समाजवाद की स्थापना करे, सोशलिज्म की स्थापना करे। सभी नागरिकों को, और वो कैसे होगा कि सभी नागरिकों को समान रूप से जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक नियंत्रण हो, सामूहिक हित में किया जाए, आय के केंद्रीयकरण को रोका जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, स्त्री और पुरुष कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोका जाए। यानी आर्टिकल 39 स्पष्ट रूप से ये व्यक्त करता है कि भारत में राज्य का या सरकार का यह दायित्व होगा कि वह भारत में समाजवाद की स्थापना करे। समाजवाद की स्थापना के लिए वह ऐसे अवसर प्रदान करे जिससे सभी लोगों को जीविकोपार्जन यानी रोजगार प्राप्त हो, कोई बेरोजगार न रहे। दूसरा, जो भौतिक संसाधन है, उन भौतिक संसाधनों पर राज्य का या समाज का सामूहिक नियंत्रण होगा, जिससे सामूहिक हित को, यानी निजीकरण नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा जो आजकल सरकारें करती है। इस प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध आर्टिकल 39 सामूहिक नियंत्रण की बात करता है। आय के केंद्रीयकरण को रोका जाए, यानी ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि सब जो आय है, इनकम है, वह सब में बटे। ऐसा ना हो कि जो पैसा है या जो इनकम है वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाए। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अगर कार्य समान है तो उसके लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, उन समान कार्यों के लिए सबको समान वेतन दिया जाए। स्त्री और पुरुष कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की और बालकों की कुमार अवस्था का जो चाइल्ड लेबर है, इस आदि को रोका जाए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस 39 में भी एक नया खंड 39 कै जोड़ा गया, जिसमें बालकों को स्वस्थ और गरिमामय वातावरण में विकास करने का अवसर देने के लिए किसी भी प्रकार के शोषण से रोकने के लिए ये खंड जोड़ा गया। और इसमें एक खंड 39 कै जोड़कर ये कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सबको प्राप्त होगी। निःशुल्क विधिक सहायता जिसे हम कहते हैं, यानी कोई गरीब है और उसके प्रति अगर अन्याय हो रहा है और उसके पास वकील को देने के लिए फीस नहीं है, पैसे नहीं है, तो राज्य ये व्यवस्था करेगा कि ऐसे गरीब लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 40 राज्य से ये अपेक्षा करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और स्वशासन की इकाई के रूप में इनका विकास करेगा। ये गांधीवादी मूल्य, गांधी जो पंचायती राज की बात करते थे, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की अपेक्षा राज्यों से की गई है। तो आपसे कभी पूछा जाए ग्राम पंचायतों का गठन की अपेक्षा राज्य से किस उसमें की गई और कहाँ ग्राम पंचायतों का वर्णन आया, आर्टिकल 40 में। अनुच्छेद 41 ये कहता है कि राज्य कुछ दशाओं में, जैसे बेकारी यानी कोई बेरोजगार है, बुढ़ापा, बीमारी में या शिक्षा में, लोक सहायता का उपबंध करेगा। यानी आप देखते हैं आज भी सरकारें बेरोजगार लोगों को, वृद्ध लोगों को, बीमार लोगों को कुछ भत्ते, अनुदान या सहायता प्राप्त करती है, प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। ये आर्टिकल 41 में कहा गया है। आर्टिकल 42 ये कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। न्याय संगत यानी जो उद्योग आदि है वो ऐसे हो कि वो उसमें ऐसा नहीं हो कि दम घोटू वातावरण में किसी को काम करना पड़ रहा है, बंधुआ मजदूरी के रूप में किसी को काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी दशाएं हो जिसमें मानवीय जीवन, मानव का आत्मसम्मानपूर्ण जीवन संभव हो, ऐसी दशाओं का निर्माण वो करेगा। प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। गर्भवती महिलाओं की सहायता का प्रबंध का उपबंध राज्य करेगा।
आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य श्रमिकों के सभ्य जीवन स्तर पूर्ण अवकाश को सुनिश्चित करेगा। यानी जो श्रमिक हैं वो उनको अवकाश भी मिले, हमेशा वो काम में ही नहीं लगे रहें, इसके अवकाश को सुनिश्चित करना भी राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य का दायित्व होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 में भी एक और 43 क जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भी होगी। यानी उद्योगों का जो मैनेजमेंट है वो केवल उन लोगों के हाथ में नहीं होगा जो उद्योग चला रहे हैं, यानी जो उसका मालिक है उद्योग का, बल्कि जो श्रमिक है उन श्रमिकों के प्रतिनिधि भी उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी निभाएंगे। ऐसा कानून राज्य बनाएगा। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 12J 2012 से जोड़ा गया, उसके द्वारा अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया, जिसमें राज्य के द्वारा स्वैच्छिक सहकारी समितियों के निर्माण, नियंत्रण और कार्यों तथा प्रबंधन को शामिल किया गया। यानी स्टेट को यह अधिकार दिया गया कि स्टेट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएगी, सहकारी, जैसे सहकारी दुग्ध, आपके गांव में सहकारी दुग्ध समितियां होती है, इस तरह की सहकारी समितियों का निर्माण करेगी, नियंत्रण करेगी और प्रबंध करेगी। आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य अपने समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 कहता है कि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि संविधान के प्रारंभ के 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अब 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है आप सब जानते हैं RT, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बन गया है 21 के अंतर्गत, जैसा हमने मूल अधिकारों को पढ़ते समय देखा था। तो अब ये 86वें संविधान संशोधन के बाद अब ये व्यवस्था की गई है कि राज्य जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 ये कहता है कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजातियों को के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य लोगों के पोषाहार तथा जीवन स्तर में वृद्धि के प्रयास करेगा तथा मादक द्रव्यों का औषधीय प्रयोजन के अलावा अन्य उपयोग निषेध करेगा। जो ड्रग्स है, जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं, वो ड्रग्स केवल औषधीय प्रयोग, मेडिसिन के प्रयोग के लिए तो वो उपयोग हो सकता है उसका, लेकिन मेडिसिन के अलावा ड्रग या नशे की कोई चीज़ें हैं उनका उपयोग को निषेध राज्य करेगा। यह मद्य निषेध की बात, जो ये फिर एक गांधीयन वैल्यूज़ के अनुरूप ये बात की गई, यह आर्टिकल 47 में कहा गया। आर्टिकल 48 ये कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन की उन्नति के लिए वैज्ञानिक आधार पर उनको संगठित करेगा तथा गोवंश तथा अन्य दुधारू पशुओं के गोवंश का वध का प्रतिषेध करेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें 48 क और जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा अन्य जीवों की रक्षा का उपाय करेगा। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व वाले स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण और परिरक्षण करने का दायित्व राज्य को सौंपता है। जो हमारे पुरातत्व विभाग की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं या जगह हैं, वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण का दायित्व राज्य को अनुच्छेद 49 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रयास करेगा। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग ब्रांच होनी चाहिए। आर्टिकल 51 ये कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का आदर करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के अंदर मध्यस्थता का प्रयास करेगा। यानी कुल मिलाकर राज्य जो है वो विदेशी नीतियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखेगा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां या कानून जो यूएनओ या के अंतर्गत या अन्य सम्मेलनों के जरिए होती है उनका आदर राज्य करेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करेगा। इस तरीके से ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो फेबियन समाजवाद की स्थापना करता है। फेबियन सोशलिज्म जो है वो एक ब्रिटिश सोशलिज्म है, जिसके अंतर्गत संसद के जरिए, कानून के जरिए या राज्य
के जरिए राज्य के कल्याणकारी कदमों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना का प्रयास किया जाता है। इसमें ये मूल बात थी कि भाई अवसर की प्रतीक्षा करो, एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होता समाज में। समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे चलो, समाज को बदलने का प्रयास करो। ये नीति निर्देशक तत्व इतने महत्वपूर्ण हैं कि भीमराव अंबेडकर ने इन्हें अनोखी विशेषता वाला तत्व बताया। अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अंबेडकर के अनुसार यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करती है तो उसका उत्तर चुनाव के समय मतदाता देते हैं। अगर सरकार लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करेगी तो चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। इनको क्रिटिसाइज ही कहा गया है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान का यह भाग फेबियन समाज की स्थापना करता है, यद्यपि इसमें समाजवाद को निकल दिया गया है। केटी शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मूल बात यह है कि ये नीति निर्देशक तत्वों में सारी बातें अच्छी है। जो निर्देशक सिद्धांत हैं वो वास्तव में भारत के नागरिकों को या भारत के समाज में समाजवाद की स्थापना का प्रयास है, या गांधीय जो हमारे वैल्यूज़ हैं उनको स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन इन सब को राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया, उसके लिए अनिवार्य नहीं बनाया गया है और इसीलिए केटी शाह इनकी आलोचना करते हैं। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि एक नव वर्ष के प्रस्ताव हैं, जैसे नए साल पर हम नए साल पर पूरे साल के लिए नए नए संकल्प लेते हैं कि हम इस साल ये करेंगे और फिर पूरे साल कुछ नहीं करते हैं। ठीक इसी तरीके से नीति निर्देशक तत्व जो है वो नववर्ष के प्रस्ताव की तरह है कि राज्य संकल्प लेता है कि हम ये करेंगे राज्य, लेकिन करता कुछ नहीं है। आलोचकों ने इसे भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहा है कि एक कूड़े दान में डाली गई भावनाएं हैं, पूजनीय घोषणाएं हैं। जैसे पूजा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब किसी को भूलना हो तो हम उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, श्रद्धा रखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही नीति निर्देशक तत्व जो पूजा भरी घोषणाएं हैं। जनता मौलिक अधिकार चाहती है, लेकिन सरकार जो है वह नीति निर्देशक तत्वों पर ज़्यादा जोर देती है। जब तक सरकार नीति निर्देशक तत्वों को साकार नहीं करेगी तब तक जनता के मौलिक अधिकार संभव नहीं होंगे। तो ये जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं, ये दोनों इस रूप में एक दूसरे के पूरक हैं। बिना मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का पालन किए मूल अधिकार नागरिकों के लिए संभव नहीं हो सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।